हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मेहंदी की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सी बनती है, लेकिन जब आप रियल असाइनमेंट में जाते हो तो वहाँ पर कुछ इतना अच्छा काम नहीं होता। ये आपके साथ होता है? सीक्रेट बताऊँ? मेरे साथ भी होता है। और एक सीक्रेट बताऊँ? होता सबके साथ है लेकिन बताता कोई नहीं है। लेकिन तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो के ज़रिए। लेकिन सबसे पहले जो डिज़ाइन बन रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आज की डिज़ाइन में हमने बनाए हैं गल्फ लीव्स के बंचेस। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर ये एलिमेंट हो रहा है। कुछ डिफरेंट तरह के इसी तरह के गल्फ लीव्स के बंचेस में ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वीडियो के अंत से, कार्ड से या कमेंट से उस वीडियो की लिंक ज़रूर मिल जाएगी, तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन आज के वीडियो में जो बंचेस बन रहे हैं गल्फ लीव्स के वो थोड़े से डिफरेंट है। सीखना चाहोगे ये बंचेस भी? तो कमेंट के ज़रिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप देखना चाहते हो। चलिए खैर, तो ये तो रहे गल्फ लीव्स के बंचेस। आज की पूरी डिज़ाइन वैसे तो बहुत ही सिंपल है। लोटस का मैंने बेल्ट बनाया है शुरुआत में, और फिर मैंने बॉर्डर एलिमेंट्स को और फिलर एलिमेंट्स को अच्छी तरह से कॉन्ट्रास्ट को ध्यान में रखते हुए ये पूरी डिज़ाइन बनाई है। तो आई होप आप लोगों को डिज़ाइन तो अच्छी लगेगी ही, लेकिन आज के वीडियो में जो टॉपिक मैं छेड़ रही हूँ उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प हो सकती है अगर आप नए आर्टिस्ट हो। जी हाँ, हमारे सारे वीडियो नए आर्टिस्ट को ध्यान में रख के ही हम बनाते हैं, ताकि वो अपनी जर्नी स्मूथली सेल कर सके। तो चलिए, ऐसा क्यों होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेहंदी की डिज़ाइन बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब हम रियल असाइनमेंट में जाते हैं तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं मेहंदी की डिज़ाइन तो पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है। जी हाँ, हम क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे बैठेंगे, कैसे सब कुछ होगा, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, और इसीलिए हम अच्छे से कर पाते हैं। और अगर गड़बड़ी हो भी जाती है तो हु केयर्स, पन्ना फड़ा और गया डस्टबिन के अंदर। कस्टमर के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये ही रियल सिचुएशन है। तो जब हम रियल असाइनमेंट में जाते हैं तो कुछ ही परसेंटेज सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है और बाकी की सब आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो चलिए, ऐसे 6 फैक्टर है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारे रियल असाइनमेंट पे अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मेंटल फिजिकल स्टेट ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की जो मानसिक और शारीरिक सिचुएशन होती है उस दिन में, वो बहुत बहुत असर करती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप मानसिक तौर पे तनाव अनुभव कर रहे हो, प्रेशर अनुभव कर रहे हो, आप एंक्सियस फील कर रहे हो, कोई भी आपका पर्सनल रीज़न है, या तो पूरा सिचुएशन आपको मेहंदी लगाने जाना है वही सिचुएशन आपको टेंशन दे रहा है, आप एंक्सियस फील कर रहे हो, घबराहट सी हो रही है, तो वो आपके काम के ऊपर असर डालेगा, ज़रूर डालेगा। फिर शारीरिक तौर पे आप कैसा फील कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी हेल्थ का इश्यू हो रहा है उस दिन, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो असाइनमेंट है, जाना तो पड़ेगा। मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो उसको हैंडल करते हुए आपको असाइनमेंट पे जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। फिर मानसिक तनाव जो आप फील कर रहे हो उसको कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके ऊपर आता है हमारा दूसरा फैक्टर, एक्सपीरियंस। जी हाँ, अगर आपको इनफ एक्सपीरियंस है, आपने इनफ काम किया है एक्चुअल असाइनमेंट पे, आपको उस एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपका जो मानसिक तनाव है वो कम हो सकता है। खैर, अगर आप नए आर्टिस्ट हो और आपको इतने असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा?
डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस आप बना सकते हो। कैसे? आपकी सहेलियाँ, आपकी फैमिली मेम्बर, आपकी मॉम, सिस्टर, आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो कब काम आएंगे? बिठाइए पकड़ के उन सबको और ये एक्सपीरियंस बनाइए। तो जी हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने जो भी मेंटल चैलेंजेस आप फील कर रहे हो, एंग्सियसनेस, घबराहट, जो भी आप फील कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ हद तक आप कंट्रोल पा सकते हो। फिर आता है हमारा तीसरा फैक्टर, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ आर्टिस्ट एंड कस्टमर। जी हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा बाह्य परिबळ शुरू हो रहा है। तो एज अ आर्टिस्ट आपका अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस अव्वल दर्जे की है। तो जब आप असाइनमेंट में जाते हो, काम की शुरुआत करते हो और वो एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं होती, फ्यू लाइंस आपने जो भी शुरुआत की है वो ही एक्सपेक्टेशन से विपरीत हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर हिलेगा। कॉन्फिडेंस हिलेगा तो काम में गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब काम में गड़बड़ी होने शुरुआत हो जाती है तो आपका जो कस्टमर है, जी हाँ, उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है आपसे। वो उसने आपका काम देखा है तो उसी आधार पर उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। अगर वो एक्सपेक्टेशन फर्स्ट हाफ आवर में नहीं दिखती, आपके काम की शुरुआत में नहीं दिखती, तो कस्टमर का वो बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं? स्लो डाउन हो जाइए। आप अपने काम की जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने कस्टमर को बताती हूँ कि मैं जो पहला हाथ लगाऊंगी उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सराउंडिंग से एडजस्ट हो रही हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, जानबूझ के जो शुरुआत मैं करती हूँ वो मैं परफेक्शन के साथ आए और पहला हाथ बहुत ही अच्छा बने, उसकी मैं बहुत ही तकेदारी रखती हूँ। क्यों ऐसा करती हूँ? क्योंकि जब हम पहला हाथ लगाते हैं तो कस्टमर में भी एक एक्साइटमेंट होता है, वो काम को ध्यान से देख रहा होता है। तो जैसे वो देखता है, उसको अच्छा लगता है, वो प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं, आपकी सराहना करने शुरू कर देते हैं। आपको भी अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप काम दिख रहा है तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो काम अच्छे से हो पाएगा। फिर क्या होता है, जब आप दूसरे हाथ पे जाते हो, यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बता देती हूँ माइंड डाइवर्ट का। तो जब आप दूसरे हाथ पे जाते हो तो आपका कस्टमर बिजी हो जाता है पहले हाथ की डिज़ाइन को एडमायर करने में। उसका फोकस पूरा शिफ्ट हो जाता है आइदर अपने फ्रेंड्स को बताने में कि फ़ोटोग्राफ लो, ये करो, और अगर फ्री बैठे हैं तो वो खुद एडमायर करता रहेगा। पहले हाथ पे जो डिज़ाइन बनी है उसके ऊपर पूरा उसका फोकस चला जाएगा, तो जो दूसरी डिज़ाइन बन रही है उसके ऊपर उसका फोकस कम हो जाएगा। श्योर है ना? तो फिर आप थोड़ा स्पीड में वहाँ पर काम कर सकते हो। 19-20 हो भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो खैर, इसकी वजह से आर्टिस्ट का और कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है वो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शुरुआत में स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा चौथा फैक्टर, वो है सिटिंग पोजीशन। अब ये जो सिचुएशन है वो कई बार कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से आपके कस्टमर ने पूरी सिटिंग अरेंजमेंट की है, अगर फंक्शन है तो आपको ऐसी सिचुएशन में भी अपना कंफर्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा। जो परफेक्ट सिटिंग पोजीशन आपके लिए हो उस सिचुएशन में, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एक कुशन और एक फोल्डिंग छोटा सा स्टूल लेके जाती हूँ अपने मेहंदी की बैग में, कि अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती है। तो इसीलिए परफेक्ट सिटिंग पोजीशन अरेंज करने की कोशिश करो। सबसे पहले जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ब्राइड के लिए भी कंफर्टेबल हो, याद रखिएगा, क्योंकि अगर ब्राइड कंफर्टेबल नहीं है तो वो बहुत मूवमेंट करेगी और उसकी वजह से भी काम पे असर पड़ेगा। इसलिए दोनों के लिए जो सिटिंग पोजीशन परफेक्ट हो वो अरेंजमेंट करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में भी कंफर्ट लेवल जितनी हद तक आप ढूंढ पाते हो ढूंढने की कोशिश करो। इसीलिए ये दो चीज़ें आप अपने साथ ले जा सकते हो।
फिर जो हमारा अगला फैक्टर है वो है सराउंडिंग, और ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल वाला फैक्टर हो जाता है। अगर आप ब्राइड को, गेस्ट को या फेस्टिवल में मेहंदी लगा रहे हो और पूरा आजू बाजू फंक्शन चल रहा है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में एक हाई एनर्जी है, हर कोई खुशी से मचल रहा है, तो ऐसे में ब्राइड शांति से कैसे बैठेगी, वो भी खुद बहुत एक्साइट है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी हो जाती है। ध्यान रखो कि आप ब्राइड को बार बार लगातार याद दिलाते रहो कि अगर वो हिलेगी तो काम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपकी लाइन भी हिलेगी। अगर कोई बहुत एक्साइटमेंट में ब्राइड से मिलने आता है तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, क्योंकि डिज़ास्टर यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मेरी सहेली का एक एक्सपीरियंस है, मैं वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या डिज़ास्टर हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो सके इतना अपने आप पे कंट्रोल रखते हो, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट अगर बहुत अच्छी है, तो आप कुछ हद तक यहाँ पर काम अपना अच्छे से कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसी सिचुएशन में काम कॉम्प्रोमाइज़ होता ही होता है। तो इसीलिए अगर होता भी है तो अपने आप को ब्लेम करने की या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके कॉन्फिडेंस पे असर होगा। तो जब सिचुएशन ही आउट ऑफ कंट्रोल है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका जो कस्टमर वो इतना हिल रहा है, उनको एन्जॉयमेंट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो आपका काम अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो कुछ हद तक आप उसमें भी सेटिस्फेक्शन ले लो, उस काम से भी सेटिस्फेक्शन ले लो, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। द ओनली थिंग आप कर सकते हो कि अगर आप जब असाइनमेंट आता है तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करो कि वो पहले से शांति से मेहंदी लगवा दे, क्योंकि आप अपना फंक्शन तब जाके अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर समझदार है कस्टमर, मान गया तो ठीक है, वरना कोई खैर नहीं। अब हमारा जो लास्ट वाला छठा फैक्टर है वो है सपोर्टिंग कस्टमर। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस पे आप जो भी काम करोगे उसके ऊपर ये फैक्टर बहुत ही असर करेगा। क्योंकि अगर आप काम कस्टमर सपोर्टिंग है तो वो आपके काम को सराहेगा, अपनी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर वो आपको सराहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट करके आपको देगा। जब आप काम कर रहे हो उस वक्त भी वो कॉन्स्टेंटली आपका ध्यान रखेगा, आपके हेल्थ का ध्यान रखेगा, आपके काम को सराहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, और पूरी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर बन जाएगा। तो उसके वजह से आपके काम के ऊपर बहुत बहुत असर पड़ सकता है। अगर यही कस्टमर अनसपोर्टिव है और पूरा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना देता है, किट किट करके हर एक बात में नुक्स निकाल के, तो डेफिनेटली आप हिल डुल जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा डुलेगा, आप मेंटली एक इमोशनल टर्मोइल का फेस करोगे और इसका असर आपके काम पे पड़ेगा। तो इसीलिए ये फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कस्टमर बहुत ही सपोर्टिव है, आपका काम बहुत ही अच्छे से होगा। अगर पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के, मन को शांत रख के, काम होके अपना काम निपटाओ और वहाँ से निपटो। बस वही आप कर सकते हो। तो आई होप मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है आज, वो आपको हेल्प करेगा एज अ बिगिनर आर्टिस्ट। वो आपको एक नई दिशा देगा आपकी एज अ हैना प्रोफेशनल जर्नी में। और इसी के साथ जी हाँ, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हुआ क्या, मेरी सहेली मेहंदी लगा रही थी और उस कस्टमर के बहुत सारे ढेर सारे फ्रेंड्स ओवरसीज से आए हुए थे, और मेरी सहेली की कस्टमर बहुत ही एक्साइट हो रही थी सबको मिलने के लिए। कुछ हद तक मेरी सहेली कंट्रोल तो कर रही थी जो भी उनको मिलने आ रहा था, लेकिन एक सहेली कुछ ओवर ही एनर्जेटिक हुई, दौड़ती हुई आई और उससे पहले कुछ संभल पाए उसने कस्टमर को गले लगा लिया, ब्राइड को गले लगा दिया, और उसी वक्त उसका पूरा दुपट्टा ब्राइड की जो मेहंदी लगी थी उसके ऊपर फैल गया।
दुपट्टा खराब हुआ कोई चिंता नहीं, डिज़ाइन पूरी खराब हो गई, पूरा हाथ लग चुका था, वो डिज़ाइन खराब हो चुकी। अब ये जो डिज़ास्टर हुआ था उसको कैसे करेक्ट करें, नहीं कर पाओगे। हाथ पूरा धुला दिया गया, फिर भी जो डिज़ाइन रची थी, कलर आया था वो तो आ ही गया था। उसके ऊपर वापस डिज़ाइन लगाई गई, टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, लेकिन वो डिज़ाइन के बावजूद भी जो पीछे से डिज़ाइन दिख रही थी, डिज़ास्टर, कंप्लीट डिज़ास्टर। तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और बहुत ही बुरा लगता है उस पूरी सिचुएशन में। लेकिन इसीलिए ऐसा सिटिंग पोजीशन सिलेक्ट करो कि कोई वहाँ पर दौड़ के ना आ पाए, कुछ टेबल वेबल साइड पे लगा दो तो आने वाला भी स्टॉप होके आए। तो खैर, इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।